नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आई होप सभी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी, और नहीं भी चल रही है तो कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ का पेपर भी आपका जून में ही है और बिहार का भी नोटिफिकेशन तो पहले ही आ गया था, मतलब एग्ज़ाम की डेट भी आपकी आ गई है। 10, 11, 12 में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप बिहार के हो, चाहे चंडीगढ़ के हो, या किसी भी स्टेट में आप पेपर देने जा रहे हो। होम साइंस के प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आराम से पढ़ाई करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं या गलत होते हैं, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 1 है, नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है हरी मिर्च, सूखी खमीर, सूखी पनीर या नींबू, या डी ऑप्शन है नारंगी। नाइसिन किसका नाम है, किसी को पता है? नियासिन किसका नाम है? विटामिन B3 का। ठीक है, B3 का नाम है। इसे नाइसिन भी कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं, निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ठीक है, निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ओके, कहते हैं ना। और क्या इसकी कमी से रोग होता है? अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो पैलेग्रा होता है। ठीक है, पैलेग्रा रोग होता है। और 3DS और 4DS के विषय में भी आप जानते होंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इसमें बताइए आपको जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही आपको लग रहा है, वो आंसर आप दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, सूखी पनीर। ठीक है, सूखी पनीर। हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है अच्छी मात्रा में, नींबू में भी विटामिन सी होता है और नारंगी में भी विटामिन सी होता है। ठीक है, पढ़ते हैं और भी विटामिन होते हैं, लेकिन खास तौर से विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूषित मांस के सेवन से बीमारी होती है मितली, उल्टी, पेट में दर्द या उपरोक्त सभी। तो दूषित मांस खाने से ये सारी बीमारियां होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में, और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है चमकीले बाल, दृढ़ मांसपेशियां, गुलाबी गाल, गुलाबी होंठ। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज अवश्य होंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगी, जब ऑप्शन इस टाइप के हों और आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, डी ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी ना मिले, तो आप क्या करें, वेस्ट ऑप्शन को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? वैसे तो ये सभी अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, तो सबसे बेस्ट है दृढ़ मांसपेशियाँ। ठीक है, अगर मांसपेशियाँ दृढ़ है, आपकी मसल्स मजबूत हैं, तो उसके देखो स्किन भी हमारी मसल्स के ऊपर ही होती है, गाल भी हमारे मसल्स के ही ऊपर होते हैं, होंठ वगैरह सभी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छता के अंतर्गत किन साधनों का होना आवश्यक है? क्या अच्छी प्रकाश की व्यवस्था होना, या भी ऑप्शन है वातायन, मतलब जो हवा का आवागमन है वो होना, वेंटिलेशन का ध्यान रखना, या सी ऑप्शन है स्वच्छता के नियम को अपनाना, चाहे वो अपनी स्वयं की सेल्फ की स्वच्छता हो, ठीक है, अपनी स्वच्छता हो, या फिर घर की स्वच्छता हो। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर, वह आय जो परिवार को बिना धन दिए सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है, क्या मौद्रिक आय है? बी ऑप्शन है वास्तविक आय है, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष आय है, या फिर प्रत्यक्ष आय है। वह आय जो परिवार को बिना धन दिए सुविधाओं के रूप में प्राप्त हो रही है, तो वो कैसी आय हो जाएगी आपकी? भाई आपको क्या करना है, धन नहीं देना है, तो आपको सुविधा के रूप में मिल रही है, तो वो आपकी हो जाएगी कैसी? अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय आपकी ये हो जाएगी। अगर आय की प्रकार की हम बात करें तो आय आपकी होती है 3 प्रकार की। एक होती है मौद्रिक आय, ठीक है, जो आपको मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मौद्रिक आय। दूसरी होती है आपकी वास्तविक आय, ठीक है, वास्तविक आय होती है दूसरी। और थर्ड होती है आपकी कौन सी? मानसिक आय होती है, ठीक है, मानसिक आय होती है, जिसको हम सेटिस्फैक्शन इनकम भी कहते हैं। ठीक है, मानसिक आय होती है, या फिर इसको हम साइकी इनकम भी कहते हैं। ओके, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। 3 तरीके की होती है। इसमें जो वास्तविक आय होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष आय होती है और दूसरी आपकी अप्रत्यक्ष आय होती है। अप्रत्यक्ष आय होती है दूसरी, ठीक है। तो ये हो गए आपके आय के प्रकार, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, गृह व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं उपयोगिता,
सुंदरता, अभिव्यक्ति या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयोगिता मतलब जो गृह व्यवस्था आपने की है वो आपकी उपयोगी होनी चाहिए। जैसे भी आपने मान लो कोई डेकोरेशन का विषय है या फिर जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो उसमें सुंदरता होनी चाहिए और आपकी अभिव्यक्ति झलकनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से पारिवारिक विघटन का कौन सा कारण है? ए ऑप्शन है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, बी ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सी ऑप्शन है भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधारा या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो भाई पारिवारिक विघटन के कई कारण हैं। आजकल समाज में लोग देख के एक दूसरे को भी परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाला अपनी लाइफ अलग जी रहा है तो हमें भी वैसी ही लाइफ चाहिए। ठीक है, सामाजिक मूल्य भी लोगों के चेंज हो गए, पहले की तरह लोगों की सोच नहीं हो रह गई है। सब अपने व्यक्तिवादी हो गए हैं कि हम दो हमारे दो और उसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, इस टाइप से सोच सकते हो। और भौतिकवादी आजकल हम चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो मतलब सामान व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो हम क्या है परिवार के साथ सारी आवश्यकताएं अपनी नहीं पूरी कर पाते, इसलिए हम अलग रहने का सोचते हैं और परिवार विकटित हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, घर की सफाई को ध्यान में रखते हुए हमें सफाई को सर्वप्रथम अपनाना चाहिए। मतलब घर की सफाई को ध्यान में रखते हुए हमें किस सफाई को सर्वप्रथम, किस आएगा यहाँ पे? ठीक है, किस सफाई को सर्वप्रथम अपनाना चाहिए? क्या दैनिक सफाई, बी ऑप्शन है मासिक सफाई, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, या डी ऑप्शन है वार्षिक सफाई। तो अगर आप इनमें से कौन सी सफाई आपके हिसाब से बेहतर होगी? मेरे हिसाब से क्या मतलब आयोग का जो भी आंसर है वो भी यही है। अगर आप दैनिक सफाई रखते हो, ठीक है, तो आपको जो आपकी मासिक या वार्षिक सफाई होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप दैनिक अगर सफाई रखते हो तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए है, वह आय जो परिवार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय की अतिरिक्त विभिन्न उपायों से परिवार में आती है, क्या वास्तविक आय है या फिर बी ऑप्शन वार्षिक आय है, सी ऑप्शन है बजट आय है या डी ऑप्शन है संपूर्ति आय है? तो कौन सा आंसर होगा? भाई हमने अभी बात की थी आय के प्रकार की, लेकिन संपूर्ति आय के विषय में बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये एक अलग विषय है। ये एक ऐसी आय है जो मतलब परिवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब कैसे भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि घर में कोई गृहिणी है, वो वैसे तो हाउसवाइफ है, लेकिन समय समय पे क्या है उसने क्या किया, सिलाई का मतलब उसे सिलाई आती है तो घर के कपड़े वो खुद सिल लेती है, तो वो आपकी जो बचत हो जाती है उसे हम संपूर्ति आय कहते हैं। ठीक है, या फिर उससे जो मतलब ये बचत हुई ना आपकी, नहीं तो आप सिलाई बाहर कराते तो उसे अलग से पैसे देने होते, तो इसे हम संपूर्ति आय कहते हैं। गृह व्यवस्था का साधन है भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वभौमिक साधन या उपरोक्त सभी। नॉर्मली आप होम साइंस में मैनेजमेंट में पढ़ते हो मानवीय और अमानवीय साधन, लेकिन ये सभी साधन के प्रकार में ही आते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को हमेशा देख के सॉल्व किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्य में देरी, गृहिणी को कार्य का ज्ञान होना, सी ऑप्शन है कार्य व्यवस्था का सुदृढ़ एवं सफल होना, डी ऑप्शन है कार्य शीघ्र समाप्त हो। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कार्य व्यवस्था का सुदृढ़ एवं सफल होना, यही होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। अगर आपका कार्य सही नहीं है, आपकी व्यवस्था सही नहीं, मूल्यांकन में ऐसा मिला, तो आप क्या करोगे? रीप्लान करोगे, फिर आयोजन करोगे, फिर नियंत्रण करोगे, फिर मूल्यांकन करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार की आय, परिवार के सदस्यों का व्यवहार। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? यदि आप कोई काम करते हो और उसमें क्या है आपका रूटीन नहीं है, आप योजनाबद्ध होकर नहीं लगे हो, ठीक है, बीच बीच में आप छोड़ देते हो, कभी सफल नहीं हो पाओगे। जैसे उदाहरण दूँ मैं आपको, मेरे चैनल पे 2-2 3-3 दिन तक कई बार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो इस समय ऐसा लगता है कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, किसी को शायद मेरी क्लासेस अच्छी नहीं लग रही, नहीं तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है जिस दिन मैं छोड़ दूँगी उस दिन क्या होगा, जो 2-3 दिन बाद भी 2-4 बढ़ रहे हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मुझे उम्मीद है, बेशक अभी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो मैं भी मतलब मेहनत कर रही हूँ तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो मैं काम योजनाबद्ध होकर कर रही हूँ। आप देख रहे हो मेरी क्लास संडे को भी चल रही है। ठीक है, ये बात और है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्य निसंक्रामक क्या है? DDT, क्लोरीन, फिनाइल, लाल दवा। इनमें से द्रव्य के रूप में कौन सी मतलब निसंक्रामक चीज़ आपको मिलती है? ठीक है, ये मतलब साफ़ सफाई में हम इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए,
या फिर मतलब वो कीटाणु वगैरह को मारने के लिए, ठीक है। तो क्या है जो आपको द्रव्य के रूप में मिलता है, वो है सी ऑप्शन फिनाइल, ठीक है। फिनाइल होता है द्रव्य के रूप में, क्लोरीन होती है गैस के रूप में, डीडीटी होता है पाउडर के रूप में, लाल दवा भी पाउडर के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गैसीय निसंक्रामक कौन सा है? अभी हमने जस्ट बताया कि ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर तो पाउडर के रूप में होता है, क्लोरीन है, फिनाइल तो अभी बताया लिक्विड रूप में होता है, लाल दवा भी पाउडर रूप में होता है। तो कौन सा बचा है? एक ही बचा, क्लोरीन कैसा हो गया आपका? क्लोरीन हो गया आपका गैसीय निसंक्रामक, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, कूड़ादान होना चाहिए खुला ढक्कन वाला, पूरे मोहल्ले का सम्मिलित कूड़ादान। सी ऑप्शन है ढक्कनदार एवं आसानी से ले जाने योग्य, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कूड़ादान कैसा होना चाहिए? ढक्कनदार होना चाहिए एवं आसानी से ले जाने योग्य होना चाहिए, ऐसा ना कूड़ा गिरता हुआ जाए तो और ज़्यादा गंदगी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवजात शिशु के रोने पर क्या आंसू टपकते हैं? किसने इस चीज़ पर ध्यान दिया? क्या टपकते हैं? नवजात शिशु जब रोता है आंसू टपकते हैं, कभी कभी टपकते हैं, नहीं टपकते हैं, अनिश्चित है? क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। इस पर मैं आप लोगों का जवाब चाहती हूँ, लेकिन आप लोग देते नहीं हैं, ये बात अलग है। मैं ही बता देती हूँ। नवजात शिशु जो होता है छोटा होता है तो वो रोता है, उसकी ज़्यादातर आंखें बंद होती हैं, तो क्लियर ही नहीं होता है कि आंसू निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। तो डी ऑप्शन है, अनिश्चित होता है, कभी निकलते भी कभी नहीं भी निकलते। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों को दिन रात 24 घंटे में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? मान लो कोई बच्चा 24 घंटे में आप उसे कितनी बार दूध पिलाओगे? 3 बार, 5 बार, 4 बार या 6 बार? तो इनके हिसाब से तो कितनी बार पिलाना चाहिए? 5 बार। लेकिन भाई मेरे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे को कहते हैं पेट जल्दी भर जाता है और जल्दी खाली भी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पीते हैं लेकिन वो कई बार पीते हैं। लेकिन भाई किताबी भाषा में 5 बार है, तो आप आंसर यही करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षित दूध को किस रूप में रखना चाहिए? ए ऑप्शन उचित मात्रा में जल मिलाकर, बी ऑप्शन बिना जल मिलाए, सी ऑप्शन थोड़ा जल मिलाकर, डी ऑप्शन बिना किसी नियम के। तो कैसे रखोगे भाई दूध? जब आप सुरक्षित कर रहे हो, सुरक्षित का मतलब है कि आप उसे बॉईल करके ख़राब ना हो इस टाइप से रख रहे हो, सुरक्षित रख रहे हो ना, इसका मतलब बॉईल करके रख रहे हो आप उसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उचित मात्रा में जल मिलाकर हम दूध को रखते हैं, ठीक है। ओके, उचित मात्रा में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों को बोतल का दूध कैसे पिलाना चाहिए? बच्चे को सुलाकर, खड़े खड़े, सी ऑप्शन है बच्चे को गोद में लेकर, डी ऑप्शन है बच्चे को हाथ में लेकर। तो जब छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं ना, तो हम कैसे पिलाते हैं? बच्चों को गोद में लेकर, ठीक है, बच्चे को गोद में लेकर हम दूध पिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि मैंने तो क्योंकि हमेशा इतनी व्यस्तता हुई कि जब मेरी दोनों बेटियां हुई तो कभी कोई एग्ज़ाम है, कभी कोई पढ़ाई है या घर की भी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो मेरे तो बच्चों ने लेट के ही दूध पिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था मैं उन्हें बिठाऊं, गोद में लिटाल कर दूध पिलाऊं। मेरी बेटियां तो ऐसे ही बड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्यों ज्यों बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसकी नींद की अवधि बढ़ती जाती है, घटती जाती है, कोई अंतर नहीं होता, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्यों ज्यों बच्चे की उम्र की अवधि बढ़ती जाती है त्यों त्यों क्या होता है? नींद घटती जाती है, ठीक है, नींद घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, 6 माह के बच्चे को सोना चाहिए 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे। 6 माह के बच्चे को कितना सोना चाहिए? बच्चा 6 महीने का है तो कितना सोना चाहिए? क्या इसका आंसर दे सकते हो? अभी कुछ ही दिन पहले, शायद परसों की क्लास में मैंने आपको बताया भी है कि इस बच्चे को कितना सोना चाहिए। उसमें आप 1 साल के बच्चे को कितना सोना चाहिए बता दीजिए, क्योंकि मैंने बताया है आपको परसों की क्लास में, और आप लोगों ने क्लास भी शायद देखी है। कुछ बच्चे तो होंगे जिसने देखी होगी, अभी आप वीडियो देखोगे। तो कितने घंटे सोना चाहिए किसी भी 6 महीने के बच्चे को? 18 घंटे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे एवं बड़े देशों को अलग किया रेशों को अलग किया जाता है? क्या कताई के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, कॉम्बिंग के द्वारा, या उपरोक्त में से सभी? देखो, कताई के द्वारा आप जानते हो क्या होता है? धागे का निर्माण होता है, रेशे से धागे की निर्माण की प्रक्रिया कताई कहलाती है, ठीक है, धागा निर्माण होता है। ओके, क्या होता है? धागा निर्माण कताई कहलाता है। ओके, कॉम्बिंग में क्या होता है? रेशों को समानांतर किया जाता है, रेशों को मतलब काट के स्ट्रेट किया जाता है, उन्हें कॉम्बिंग की जाती है और अलग अलग पोनी बना दी जाती है। जो ड्राइंग आउट फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। जो ड्राइंग आउट होता है उस प्रक्रिया में छोटे एवं बड़े रेशों को क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊनी तंतुओं को स्वच्छ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
ऊनी तंतुओं को स्वच्छ करते हैं तो किन रसायन का प्रयोग करते हैं? क्या H2SO4, ठीक है, या फिर H2SO4 तनु रूप में, या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ऊपर वाला। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब रासायनिक सूत्र है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का है, लिख लीजिएगा सल्फ्यूरिक, ठीक है, अम्ल का सूत्र है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, ये भी पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों दिए हैं, बस इनका सांद्र और तनु का अंतर है, सांद्र होना चाहिए या तनु गोल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा होना चाहिए? H2SO4 सांद्र रूप में लेना चाहिए अगर आपको ऊन के तंतु साफ करने हैं तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीटिंग विधि द्वारा बुने गए वस्त्रों की विशेषताएं हैं, प्रत्यास्थता, लचीलापन, छिद्रता या उपरोक्त सभी। तो जो हम नीटिंग मेथड से वस्त्र बनाते हैं उनमें क्या होता है? ये सभी गुण पाए जाते हैं। उसमें छिद्र को, नीटिंग का मतलब आप स्वेटर को उठाइएगा, अपने घर में आपकी मम्मी दादी बनाती होंगी, तो स्वेटर में आप देखते होंगे प्रत्यास्थता भी होती होगी, जब आप उसे खींचते होगे तो वो खिंच जाता होगा, ठीक है, प्रतिस्कंदता भी होती है उनमें, आप उन्हें दबाओगे तो वो दब भी जाएंगे, लचीलापन भी होता है, छिद्र भी होते हैं, आप उसे तानोगे तो छिद्र भी दिखेंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, अच्छी लगी है तो मुझे उम्मीद है आप लोग चैनल को सपोर्ट अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करेंगे। जो क्लासेस हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहे किसी भी स्टेट के पेपर देने जा रहे हो, देखो होम साइंस कहीं का भी आप पढ़ लो, सिलेबस सेम ही। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप टीजीटी दे रहे हो तो आप पीजीटी नहीं दोगे, पीजीटी दे रहे हो तो आप एलटी नहीं दोगे, सारे पेपर दोगे तो पूरा ही सिलेबस आपको पढ़ना है। तो ये क्लास बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, PYQs थे जो कि रिपीट होने के भी चांस रहते हैं और आपका बेस भी क्लियर करते हैं, ठीक है, कि कितनी तैयारी आपकी है। ओके, तो कितने क्वेश्चन सही जाते हैं ये तो एटलीस्ट आप हमने लिख के बता दिया करें कमेंट में। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, 1-2 बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। तो जो भी है सभी के लिए, जिन्होंने चैनल को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद, और जो लोग आगे करेंगे उन लोगों के लिए एडवांस में मैं बधाइयाँ दे रही हूँ। आप लोग अवश्य सफल हो जीवन में, जो भी मेरी क्लास देखे वो सभी सफल हो, मैं सभी को ऐसा ही बोलूँगी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।